कुछ दिनों पहले हुए एक ऑर्डर के खिलाफ जनता में आक्रोश है, तो वहीं विपक्ष पार्टी भी लगातार लोगों को कुछ ना कुछ कमेंट करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी। उनसे हम कुछ बात करेंगे, राजनीतिक चीज़ों पे भी बात करेंगे और जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे, कुछ दिनों पहले जिस तरीके से नार्वेकर साहब ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें शिवसेना के फेवर में ऑर्डर आया है सिंदेगढ़ के, किस तरीके से सारे चीज़ों को देखते हैं और विपक्ष वहीं कह रहा है कि ये सारा मिली जुली खेल है, प्रधानमंत्री का करा कराया है। मैं विपक्ष के इस आरोप से पूरी तौर से असहमत हूँ कि ये मिला जुला खेल है या इसमें किसी बड़े राजनीतिक नेता ने कोई इसमें हस्तक्षेप किया। ये विशुद्ध रूप से जो उपलब्ध जानकारियां हैं और जो कानून के अंतर्गत ही आदरणीय नार्वेकर जी ने फैसला लिया है, मैं सोचता हूँ इस पर किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं हुआ। ये मैं इसलिए भी कहता हूँ कि अगर पक्षपात हुआ होता तो जिन शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना के जिन विधायकों की बात थी उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। अगर पक्षपात होता तो उनको भी डिस्क्वालीफाई करते। उन्होंने पूरी तौर से कानून का संतुलन बनाए रखा और उन्होंने संतुलित तरीके से ये फैसला दिया है। तो इसे जो इससे असहमत पक्ष है उसके पास अधिकार है, और जैसा कि मैंने सुना भी है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील करना चाहते हैं, वहाँ उसका बेहतर तरीके से उसकी व्याख्या हो जाएगी और अगर इन्होंने कोई गलती की है तो आने वाले दिनों में इसका परिणाम सामने आएगा। सर राष्ट्रवादी से आप बिलोंग करते हैं, आज राष्ट्रवादी में भी दो गुट हो चुका है, अजीत पवार गट और शरद पवार गट। आप अजीत पवार गट से बिलोंग करते हैं और यही वो अजीत पवार हैं जिन्हें बीजेपी के आज जो प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी, उनके ही पक्ष के लोगों ने इन पे आरोप लगाया था कि ये घोटालेबाज हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के गठ मतलब भाजपा में आने के बाद सभी लोग गंगा नहा लेते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं, ऐसी कुछ छवि है क्या? नहीं, मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। देखिए कि ये आरोप जो लगते हैं राजनीति में, वो कई बार अपने जो विरोधी होते हैं उनकी छवि खराब करने के लिए, या जब कोई एक नेता किसी दूसरे नेता से शक्ति नहीं छीन पाता है तो इसे बोलते हैं कि कुंठित होकर भी आरोप लगाए जाते हैं। तो आदरणीय अजीत दादा पवार पर जो ये आरोप लगे थे ये कुंठित राजनेताओं द्वारा लगाए गए आरोप है, क्योंकि आदरणीय अजीत दादा पवार एक लोकप्रिय और जनता से जुड़े हुए नेता हैं, वो बहुत ही सहज व्यक्ति हैं। वो तो जो आरोप लगाने वाले जो लोग हैं उन्होंने कभी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि जो आंकड़े वो दे रहे हैं, कभी उनके जिस दौर की बात करते हैं, वो जब जल मंत्री थे उस समय की बात आती है ये, तो उन 3 सालों में जब वो जल मंत्री के रूप में थे, उन 3 सालों में कुल बजट उनके विभाग का 13,000 करोड़ का था। तो 13,000 करोड़ के बजट में 70,000 करोड़ का आरोप अगर कोई लगाए तो समझा जा सकता है कि उस आरोप की हकीकत क्या है। दूसरा ये हुआ था कि जब अजीत दादा पवार पे ये आरोप लगाए गए थे, उन्होंने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि इसके ऊपर सरकार को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए। 3 महीने की सघन जांच के बाद एक वाइट पेपर जारी किया गया था और उसमें ये पाया गया था कि जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तौर से निरर्थक है। उन आरोपों में किसी भी प्रकार की कोई ना तो प्रामाणिकता मिली थी, ना उसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता मिल पाई थी। उसके बाद फिर अजीत दादा पवार ने पुनः मंत्री का पद ग्रहण किया था। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन परसेप्शन में एक बात पैदा की गई और वो बात चूँकि लगातार लोगों के बीच में रही, मीडिया के बीच में रही, तो कई बार इससे परसेप्शन बन जाता है, जबकि हकीकत उस परसेप्शन से बिल्कुल अलग होता है। मैं सोचता हूँ कि ये जब ये आरोप अभी लगा था उसके बाद हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने इस बात को स्पष्ट रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा और मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए, जबकि ये बात उन्होंने कही थी, उसके उपरांत भी उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए अपनी उस बात को माना कि उन तक जो पहुंचाई गई जानकारी थी वो सही नहीं थी। और यही कारण है कि आज हम लोग एनडीए में एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में एनडीए के साथ काम कर रहे हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बने
इसका नेतृत्व हमारे देश के आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी करें। सर, जिस तरीके से आपने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वही ये आरोप लगाए थे अजीत दादा पवार पे, तो क्या ऐसा लगता है कि अजीत दादा पवार पे दबाव बनाने के लिए या शरद पवार पे दबाव बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने बात कही थी? और अगर कही थी तो नरेंद्र मोदी एक बड़े पद पे विराजमान है, क्या उन जांच को लेके, जांच को ध्यान में रखते हुए कही थी, या फिर दबाव बनाने के लिए कही थी, या जो विपक्ष कहती है बार बार कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, उन्होंने सभी जनता को झूठ बोला था, मीडिया को झूठ बोला था और बाकी लोगों को झूठा साबित करने की कोशिश की थी? कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात की थी, उनको जो जानकारी दी गई थी उसके आधार पर उन्होंने वो आरोप लगाया था। लेकिन जब उनके सामने हम लोगों ने तथ्य रखा तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया, जैसा मैंने भी आपसे पहले भी कहा कि उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए हम लोगों को अपने साथ लिया। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार को पूरी तौर से निर्मूल करना चाहते हैं। किसी भी भ्रष्टाचारी के साथ वो खड़े नहीं होते। अगर उनको इस आरोप पे जरा से भी सत्यता मिलती तो आप विश्वास करिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एनडीए का हिस्सा नहीं बनने देते। जब उनको जब पूरा विश्वास हो गया कि ये जो आरोप आदरणीय अजीत दादा पवार पे लगाया गया है, इस पर कोई सत्यता नहीं है, तभी उन्होंने हमको अपने साथ शरीक किया है। तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार की बात, इस पर कोई हकीकत भी नहीं है। और ना ही मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय अजीत दादा पवार के बारे में जब कहा जाता है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि देश की किसी भी जांच एजेंसी के पास आदरणीय अजीत दादा पवार के खिलाफ एक भी कोई शिकायत दर्ज नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन अब कोई जाके जांच एजेंसियों से तो पूछता नहीं है, ना ही जांच एजेंसियाँ इस मामले में किसी प्रकार का कोई प्रेस नोट जारी करती है। पर अगर किसी को ऐसा लगता है तो उनको चाहिए कि वो जांच एजेंसी के पास जाके एक बार पूछ तो लें। मैं जो कह रहा हूँ या तो मेरे दावे को झुटला दें। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से शिंदे गुट अलग हुआ, उद्धव गुट बना और शिंदे गुट बना, और अब शिंदे गुट के फेवर में फैसला आया है, कल क्या ऐसा लगता है कि अजीत गुट को फेवर में फैसला आएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं? देखिए कि ये जो फैसला लेने वाले लोग हैं, ये तथ्य और कानून को ध्यान में रख के फैसला ले रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है कि ये फैसला आएगा तो कोई एक किसी एक के पक्ष में आएगा, किसी एक के विरुद्ध आएगा। तो विरुद्ध जिसके आएगा वो निश्चित रूप से कहेगा कि साहब जो फैसला आया है वो गलत है। पर जब वो कहते हैं कि गलत है तो सबसे पहले उन लोगों को अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि ये फैसला गलत आया क्यों। मैं उदाहरण के लिए अगर शिवसेना की बात करूं तो शिवसेना के नेतृत्व ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि 2018 में उन्होंने अपने जो विधान में परिवर्तन किया है, क्या उसकी विधिवत जानकारी चुनाव आयोग को दी गई और क्या चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार करके उसका अनुमोदन किया या नहीं किया। लेकिन उन्होंने, चूँकि जो पार्टियों के राजनेता हैं वो अपने आप को इतना शक्तिशाली मानते हैं कि वो इस प्रकार से कानूनों की अनदेखी कर देते हैं। शायद उस अनदेखी के चलते हुए ये परिणाम सामने आया है। तो किसी और पे आरोप लगाने की जगह अगर उस पार्टी के राजनीतिक नेता या उस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो एक बार फिर से अपना अगर परीक्षण करें तो ज़्यादा बेहतर हो। सर, जिस तरीके से देखा जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी नेता भी कहते हैं कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन जब कोई चैनल्स या कोई पत्रकार किसी खबर को लिखता है, सत्ताधारी से सवाल पूछता है, तो कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, या उनके मीडिया हाउस को बंद करने की कोशिश की जाती है। किस तरीके से आप देखते हैं इन सभी चीज़ों को, क्योंकि आप एक राजनीतिक संगठन से? देखिए, बिल्कुल मैं राजनीतिक संगठन से हूँ और मैं तो लगातार मीडिया के साथ संपर्क में रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पार्टी का प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो मुझे तो आप लोगों के साथ संपर्क रखना होता है। मेरी इस मामले में बहुत ही स्पष्ट मान्यता है कि इस देश में लगभग ऐसा कहा जाता है करीब शायद 87,000 पत्र पत्रिकाएँ और डेली पेपर, वीकली पेपर, मंथली पेपर पंजीकृत हैं। वो करीब 900 से ज़्यादा चैनल्स हैं। और यदि मैं यूट्यूब और इनकी बात कहूँ तो लाखों में। तो इतनी बड़ी संख्या में यदि एक पे कोई कार्रवाई हुई है तो उस कार्रवाई को हम पूरे शासन का एक चेहरा बांध कर ये माने कि बाकी के सारे लोगों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होने वाली है, तो मैं इससे पूरी तौर से असहमत हूँ। जिनके साथ ये कार्रवाई हुई है उनका भी ये दायित्व है
कि वो जो एजेंसियां हैं जहां पर जाके वो अपील कर सकते हैं, वहाँ उनको अपील करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है उनको न्याय मिलेगा और किसी भी स्तर पर किसी भी संचार के साधनों को या संचार से जुड़े हुए लोगों को कहीं भी प्रताड़ित करने की मंशा मुझे नहीं लगता सरकार की है। पर कभी अगर ऐसी कोई घटना होती भी है, क्योंकि कई बार घटना जब होती है तो कई नीचे स्तर से भी कई बार घटनाएं हो जाती हैं और उसकी प्रस्तुति इस प्रकार से होती है कि जो कार्रवाई करने वाली एजेंसी वो त्वरित कार्रवाई भी कर देती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सही फोरम पे जाके अपनी बात कहेंगे तो न्याय भी मिलेगा। तो सुना आपने किस तरीके से राष्ट्रवादी के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने अपनी बात रखी कि एजेंसियां तभी कार्रवाई करती हैं जब वो उन चीज़ों पे कुछ शंका अपनाती हैं। तो वहीं उन्होंने अजीत पवार गट को लेके अपनी बात ये भी रखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत जानकारी देने की वजह से प्रधानमंत्री इस बात पे गलत तरीके से रिएक्ट किए थे। लेकिन एक सवाल है कि जब किसी देश का प्रधानमंत्री ही लोगों की गलत बयानबाजी करे, लोगों के इमेज को खराब करे और बाद में साफ होने के बाद अपने सत्ता में ले ले, तो देश का क्या होगा। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदू विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ थाने। ये है NP न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज़, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना।